नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य पूर्व की उस आग जो अब सिर्फ एक देश की नहीं पूरी दुनिया की चिंता बन चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव पिछले कई वर्षों से सुलग रहा था, वह अब एक खुले सैन्य संघर्ष में बदल चुका है। यह मुद्दा इसलिए नहीं अहम है कि दो देशों के बीच गोले बारूद चल रहे हैं, बल्कि इसीलिए अहम है कि संघर्ष के धुएं में वैश्विक तेल कीमतें, समुद्री व्यापार मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का पूरा ढांचा हिल रहा है। जब ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की जाती है, जब खाड़ी देशों पर ड्रोन बरसते हैं, जब यरूशलेम में इबादत रोकनी पड़ती है, तो हम सिर्फ युद्ध की खबर नहीं सुन रहे, हम उस नई विश्व व्यवस्था को देख रहे हैं जो अभी बन रही है। यहाँ एक छोटी सी बात जरूरी, अगर आप इस तरह के तथ्यात्मक और रिसर्च आधारित विश्लेषण को जरूरी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए ताकि ऐसी ही जमीनी और वैश्विक खबरें आप तक नियमित पहुंचती रहे। और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचना चाहिए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। 22 फरवरी 2024 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक बड़े पैमाने का सैन्य अभियान छेड़ा, जिसका नाम अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा। इस अभियान में टॉमाहॉक मिसाइलें, F-18 और F-35 लड़ाकू विमान और पहली बार एकल उपयोगी ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए। संयुक्त बल ने करीब 900 हमले किए और इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया कि उन्होंने कम से कम 500 ईरानी लक्ष्यों को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आया अली खलामेनी की मृत्यु हो गई। यह कोई छोटी घटना नहीं। खलामेनी 4 दशकों से अधिक समय से रणनीति और धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र में। यह सवाल जरूरी है कि यह संघर्ष अचानक नहीं हो, इसकी जड़ें वर्षों में फैली हैं। जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर 12 दिनों की एक सैन्य कार्यवाही में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। ईरान की क्षेत्रीय स्थिति पहले से ही कमजोर थी। उसके कई प्रमुख प्रतिनिधि संगठन इजरायली सैन्य कार्रवाइयों से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इन सब के बावजूद फरवरी 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर अप्रत्यक्ष वार्ता हो रही। ओमान के विदेश मंत्री ने बताया था कि वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे इन वार्ताओं से संतुष्ट नहीं थी। और फिर 28 फरवरी को हमले हो गए। कूटनीति की मेज अभी खाली भी नहीं हुई थी कि युद्ध का धुआं उठ गया। ईरान ने इन हमलों का जवाब सैकड़ों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से दिया, न सिर्फ इजराइल पर बल्कि कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की और अजरबैजान में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भी यह रणनीति ध्यान देने योग्य है। ईरान ने सिर्फ इजराइल को निशाना नहीं बनाया, उसने खाड़ी देशों को भी घेरा। इसके पीछे एक स्पष्ट संदेश था, यदि तुम चुप रहे और इजराइल अमेरिका को समर्थन दिया तो तुम भी इस युद्ध के बाहर नहीं हो। 12 मार्च 2040 को ईरान ने यरूशलेम पर मिसाइल हमले किए। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि एक मिसाइल पुराने शहर से कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर गिरी, यानी पश्चिमी दीवार, मस्जिद अल अक्सा और होली से पल्लचर चर्च के बेहद नजदीक सुरक्षा के कारण सभी पवित्र स्थलों पर प्रार्थना अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। यरूशलेम पर हमला सिर्फ सैन्य कदम नहीं था, यह एक प्रतीकात्मक और धार्मिक संदेश भी था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में महसूस की गई। हिजबुल्लाह ने भी इस संघर्ष में खुद को झोंक दिया। ईरान और हिजबुल्लाह ने एकीकृत हमले में इजराइल पर करीब 200 मिसाइलें और ड्रोन दागे। इजरायली मीडिया ने इसे इंटीग्रेटेड जॉइंट अटैक कहा। इजराइल ने जवाब में बेरूत के सीन पात्रों के साथ विस्का पर और किंदीके का हिजबुल्लाह ठिकानों पर जोरदार हमले। आईडीएफ ने कहा कि उन्होंने एक ईरानी कमांडर अबू जहर मोहम्मदी को मार गिराया, जो बेरूत में इरेचीसी की मिसाइल इकाई का ऑपरेशंस कमांडर था और हिजबुल्लाह व ईरान के बीच समन्वय का मुख्य सूत्रधार। यहाँ एक जरूरी सवाल उठा, हिजबुल्लाह की इस कार्रवाई को किस नजरिए से देखा जाए। विश्लेषकों का मानना है कि हिजबुल्लाह ने ताकत की वजह से नहीं बल्कि दबाव में आकर यह कदम उठाया। खामेनेई की हत्या के बाद हिजबुल्लाह के लिए चुप रहना सियासी और धार्मिक रूप से असंभव था। दशकों से वह ईरान के नेतृत्व में प्रतिरोध की धुरी का प्रमुख हिस्सा रहा, लेकिन यह भी सच है कि हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमता पहले से कमजोर है। उसे लेबनान में भी आंतरिक दबाव झेलना पड़ रहा है। खाड़ी देशों के लिए यह युद्ध एक नई और कठिन वास्तविकता लेकर आया है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों की ओर निर्देशित है, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात की ओर। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 12 मार्च को उनकी वायु रक्षा प्रणाली ने 10 बैलिस्टिक मिसाइलों और 26 ड्रोन को निष्क्रिय किया। संघर्ष की शुरुआत से अब तक यूएई की वायु रक्षा ने 278 बैलिस्टिक मिसाइलें, 15 क्रूज मिसाइलें और एक 540 से अधिक ड्रोन को रोका है। इसके बावजूद कुछ हमले सफल भी रहे। 6 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें अमीराती, पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक शामिल। यह संख्या बताती है कि यह युद्ध किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है,
इसकी मार वहां काम करने वाले श्रमिकों तक भी पहुंच रही है। सऊदी अरब की स्थिति भी गंभीर है। ईरानी ड्रोन हमलों ने सऊदी अरब के सबसे बड़े घरेलू तेल, रिफाइनरी और निर्यात टर्मिनल को बंद करने पर मजबूर किया। सऊदी अरब के सरकारी तेल कंपनी के प्रमुख ने चेतावनी दी कि यदि युद्ध जारी रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर भयंकर होगा। IMF की प्रमुख ने कहा कि तेल कीमतों में प्रत्येक 10% की वृद्धि वैश्विक मुद्रास्फीति को लगभग आधा बढ़ा देती है। यह आंकड़ा भारत जैसे देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी से आयात करता है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई, जो मरहूम अली खामेनेई के पुत्र हैं, ने घोषणा की कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक युद्ध जारी। हॉर्मुज की बंदी कोई साधारण घोषणा नहीं, दुनिया के तेल व्यापार का लगभग 1/5वां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। यदि यह रास्ता बंद रहा तो जो देश पहले से ऊर्जा संकट झेल रहे हैं वे और भी दबाव में आएंगे। सैन्य दृष्टि से देखें तो ईरान की मिसाइल क्षमता तेजी से घट रही है। अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर ने बताया कि हमलों की शुरुआत के बाद से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में लगभग 90% की कमी आई। इजरायली आकलन के अनुसार ईरान के पास अब लगभग 100 से 200 मिसाइल लॉन्चर बचे हैं। यह आंकड़ा बताता है कि ईरान की पारंपरिक सैन्य शक्ति को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि खतरा टल गया। ड्रोन युद्ध की अपनी अलग प्रकृति है। ड्रोन युद्ध की असली विडंबना यह है कि ईरान ने जो सस्ते और प्रभावी ड्रोन विकसित किए, अमेरिका ने उन्हीं को रिवर्स इंजीनियर कर अपने लिए भी तैयार कर लिया। अमेरिकी सेना ने इस युद्ध में पहली बार लूकस नाम का कम लागत वाला ड्रोन इस्तेमाल किया, जो ईरानी ड्रोन से प्रेरित था और ईरान की वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में उपयोग किया गया। यह घटनाक्रम आधुनिक युद्ध की उस नई सच्चाई को उजागर करता है जहां सबसे महंगी तकनीक हमेशा सबसे प्रभावी नहीं होती। अटलांटिक काउंसिल के विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अपने घोषित सैन्य उद्देश्यों की ओर बढ़ रहा है। ईरान की परमाणु क्षमता, बैलिस्टिक मिसाइल भंडार, नौसेना और ड्रोन निर्माण सभी को गंभीर नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार 50 से अधिक ईरानी नौसैनिक जहाज समुद्र की तलहटी में जा चुके हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल यह है कि युद्ध के बाद का ईरान कैसा होगा। एक कमजोर, अस्थिर ईरान भी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए उतना ही बड़ा खतरा हो सकता है जितना एक शक्तिशाली और आक्रामक ईरान। भारत के नजरिए से देखें तो यह युद्ध सिर्फ टेलीविजन पर चलने वाली कोई दूर की घटना नहीं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा जो यूएई, सेवाओं से ये सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में लाखों की संख्या में काम करते हैं, और भारत की उस नाजुक कूटनीतिक स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ता है जहां वह अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों से संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी है कि तेल कीमतों में हर 10% की वृद्धि वैश्विक मुद्रास्फीति को लगभग आधा तक बढ़ा सकती है। यह आंकड़ा उन करोड़ों भारतीयों के लिए बहुत मायने रखा है जो पहले से महंगाई की मार झेल रहे हैं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप खाड़ी देशों और ईरान के बीच जो नई खाई बनी है वह आने वाले दशकों तक क्षेत्रीय भू राजनीति को प्रभावित करेगी। ईरान के खाड़ी देशों पर हमलों ने उन्हें यह एहसास करा दिया है कि ईरान उनके लिए एक प्रत्यक्ष खतरा है जो उन्हें अमेरिका, इजराइल के और करीब ले जा सकता है। अमेरिकी राजदूत माइक अव्स ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप 47 वर्षों के अमेरिका ईरान तनाव के बाद इस संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन युद्ध का अंत घोषणाओं से नहीं होता। वह तब होता है जब दोनों पक्षों के पास बातचीत की मेज पर वापस आने की राजनीतिक इच्छा शक्ति अभी के लिए मध्य पूर्व की एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर निर्णय, हर हमला और हर कूटनीतिक चाल लाखों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर रही है। यह संघर्ष हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या शक्ति का प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता है? क्या परमाणु कार्यक्रम को लेकर कूटनीतिक समाधान की कोई संभावना नहीं थी? और सबसे जरूरी सवाल, जब तेहरान में आम नागरिक बम आश्रयों में हैं, जब तेल अमीबीव की सड़कें खाली हैं, जब यूएई में मजदूर आसमान से गिरते ड्रोन के साए में काम कर रहे हैं, तो उस इंसानी कीमत का हिसाब कौन देगा जो इस भू राजनीतिक शतरंज में चुकाई जा रही?